प्रिय लर्नर्स, आज हम एक बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो देखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, ये बड़ी सरल से आप समझ सकते हैं कि वे झिल्ली जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार निकल पाते हैं परंतु विलेय के अणु आर पार नहीं हो पाते, उन्हें हम अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो झिल्ली है ये एक सतत नेटवर्क है, एक सीट जैसी होती है, एक फिल्म जैसी होती है और सतत नेटवर्क है जिसमें हमारे अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र। माने एक ऐसा छिद्रों का नेटवर्क है, अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों का नेटवर्क है जिनसे एक सीट बन जाती है, एक बहुत पतली फिल्म बन जाती है। तो ये अति सूक्ष्मदर्शी को सब माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक तो ये अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र है, सब माइक्रोस्कोपिक छिद्र हैं। माने इन्हें सीधी नंगी आंख से आप नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा एक नेटवर्क है उस झिल्ली का जिसमें से विलेय के कण जो थोड़े बड़े होते हैं विलायक से, वो आर पार नहीं हो पाते। देखिए, 3 प्रकार की झिल्ली आपको मिलेंगी या यूं कहें कि इन छिद्रों का 3 प्रकार का नेटवर्क मिलता है। उसमें पहला हमारा नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं पारगम्य झिल्ली। पहला है अपारगम्य झिल्ली। देखिए, अपारगम्य झिल्ली क्या है कि इसमें से ना तो विलेय और ना विलायक, कोई भी इसमें से आर पार नहीं जा सकता। इसमें से विलेय विलायक कोई भी आर पार नहीं जा सकता। विलेय कण या विलायक कण, ठीक है, ये कोई भी आर पार नहीं जाती, आर पार नहीं निकल पाते, ठीक है। और एक दूसरी स्थिति है पारगम्य झिल्ली। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन और ये परमिएबल मेम्ब्रेन,
इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण आर पार निकल जाते हैं। ठीक है। और तीसरी स्थिति इनके बीच की है, वो है अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखिए, तीन तरह की बात समझ में आ गई। अपारगम्य झिल्ली में से विलेय विलायक किसी के भी कण आर पार नहीं निकलते हैं। पारगम्य झिल्ली से विलेय और विलायक दोनों के कण बाहर निकल जाते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलेय के कण नहीं निकलते और विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं। वही हमने यहाँ लिखा है, वे झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार निकल पाते हैं परंतु विलेय के अणु आर पार नहीं हो पाते, वो हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। और इनमें क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से केवल विलायक के कण ही आर पार निकल पाते हैं। तो ये बात आपकी बड़ी साफ साफ समझ में आ गई होगी। अब हम केवल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी दो प्रकार की होती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो हमारी जितनी भी कोशिका झिल्ली हैं, जैसे एक तो है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। तो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली में हमारी जितनी भी कोशिकाएं हो जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रुधिर कोशिकाएं हैं, आप नमकीन जल में इनको डाल दीजिए, सिकुड़ जाती हैं। हमारी जो ब्लड की सेल हैं उनको आप रुधिर में डाल दीजिए, उसमें नमकीन जल में डाल दीजिए, सिकुड़ जाती हैं। और यदि केवल उसे पानी में डाल दीजिएगा तो वो फैल जाती है। कारण क्या है कि वो किससे आबद्ध है? वो आबद्ध है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसमें क्या है कि हमारे विलेय के कण अंदर चले जाते हैं या बाहर आ जाते हैं। और ऐसे ही जैसे मान लीजिए बकरी का ब्लैडर है, भेड़ का ब्लैडर है, सूअर का ब्लैडर है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जैसे किशमिश की बाहरी परत है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अंडे की बाहरी परत है ना, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आप देखिएगा, यदि उसको आप जल में डालेंगे तो फूल जाती है, और जैसे ही आप उसके नमक को विलेय में डालेंगे तो वो क्या है, सिकुड़ जाती है ना। तो इससे पहले हम इसका कारण दर्शा चुके हैं। तो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली और प्राकृतिक अर्धपारगम्य, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। दूसरी, अब जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली किस में आती है? कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली में आती है। कृत्रिम का मतलब है जो हमारे द्वारा केमिकल्स से बनाई जाती है, उसे हम कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड है, कैल्शियम फास्फेट है, फिनॉल का तल है, ये सभी, या सेलोफेन है, तो वो सभी क्या है, हमारी अर्धपारगम्य झिल्लियों में आती है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1864 ईस्वी में, जिनका नाम था एम ट्राउ, जिनका नाम एक वैज्ञानिक थे एम ट्राउ। ठीक है। इन एम ट्राउ ने 1864 में एक बड़ी ही मजबूत कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का निर्माण किया था, जो हमारी कृत्रिम झिल्ली है।
अब देखिए इस झिल्ली में हम क्या करते हैं कि एक पात्र ले लेते हैं और इस पात्र में हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का विलयन भर लेते हैं और एक इसमें सरंध्र पात्र लेते हैं। सरंध्र पात्र में हम कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं। ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये हम लगभग 2.5% शक्ति का लेते हैं। इसमें 2.5% शक्ति का विलयन लेते हैं CuSO को विलयन। तो ये इसमें कैसा भरा हुआ है? 2.5% शक्ति का विलयन भरा हुआ है और बाहर भी समान शक्ति का पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन भरा हुआ है। इन दोनों को के बीच में ये सरंध्र पात्र है। सरंध्र का मतलब है छिद्रयुक्त पात्र या जिसे हम पोरस पॉट कहते हैं। तो उस पोरस पॉट में हम ये भर के और इसके बीच में ऐसे भटका देते हैं बिल्कुल इसके तल तक। तो लगभग 10-12 घंटे में एक क्रिया होगी। वो क्रिया इस प्रकार से होती है कि K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस 2CuSO4 चेंज इन Cu2FeCN K4FeCN ये 6 है भाई। CN6 प्लस 2K2SO। तो ये जो झिल्ली है यहां क्या होगा कि इधर से हमारा फेरोसाइनाइड आयन इधर को जाएगा और इधर से हमारा ये कॉपर आयन इधर से आएगा और इनके बीच के छिद्रों में ये दोनों अवक्षेपित हो जाते हैं उस पोरस पॉट के छिद्रों में और वहां पर ये फेरोसाइनाइड कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली बना देते हैं। तो इस तरह से ये झिल्ली आपकी बन जाती है। अब एक बात और मैं यहां आपको बता दूं कि पोरस पॉट को आप पहले साफ कीजिएगा, बिल्कुल साफ कर लीजिएगा। बिल्कुल साफ करने का मतलब वही तरीका है जैसे हम केमिकल तरीके से उसको साफ करते हैं कि पहले आप उसे अम्ल से साफ करिए, फिर उसे क्षार से साफ करिएगा, फिर उसे डिस्टिल्ड वाटर से साफ करिएगा। और हाँ, एक बात और कि जब ये बिल्कुल छिद्र साफ हो जाते हैं तो उनमें एयर बबल रह सकते हैं, ये समस्या होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको कुछ घंटों के लिए या 10 घंटे या 8 घंटे के लिए उस पोरस पॉट को डिस्टिल्ड वाटर में डाल देते हैं जिससे कि उसके जो छिद्र हैं उसमें कोई एयर बबल ना रहे। यदि एयर बबल रहता है तो वो जगह हमारी ऐसी हो जाएगी कि जिसमें हमारा ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड का अवक्षेप ना जम पाए, तो वो बढ़िया हमारी ये अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं बन पाती है। तो अब हमने क्या किया कि एक पोरस पॉट लिया, इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का विलयन भर लिया 2.5% शक्ति का और अंदर वाला जो पोरस पॉट लिया है उसमें भी हमने 2.5% शक्ति का कॉपर सल्फेट विलयन भर दिया है और इसको हमने 10-12 घंटे के लिए रख दिया। तो इसमें हमारा ये अर्ध पारगम्य झिल्ली बन जाती है। अब देखिए एक समस्या है कि ये काफी समय लेती है, तो इसके लिए हम एक विद्युत विधि भी उपयोग में ला सकते हैं। विद्युत विधि उपयोग में लाने पर हम क्या करते हैं कि इसी के समान ये हम अपना बनाते हैं कि पोरस पॉट ले लिया और इसके अंदर कॉपर सल्फेट विलयन लगभग 1%। देखिए यहाँ हमने 2.5% लिया है, यहाँ हम लगभग 1% विलयन लेते हैं। विलयन कितना लेते हैं? 1% विलयन लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का भी और कॉपर सल्फेट का भी। तो इसमें हमने ये पोरस पॉट ले लिया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का 1% विलयन भर लिया और बाहर हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड का 1% का विलयन भर दिया है। अब देखिए इसमें प्लेटिनम का, देखिए दो तरह से आप कर सकते हैं। यदि ये प्लेटिनम का पोरस पॉट है
तब तो इसी का हम इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। और यदि ये पोटेशियम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड और स्पॉट नहीं है तो हम इलेक्ट्रोड अलग से डालते हैं। मैंने यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड अलग से डाल दिए हैं। तो ये हमारा सरंध्र पात्र है। इस सरंध्र पात्र में हमने एक प्लेटिनम का ये इलेक्ट्रोड डाल दिया है, एनोड बना दिया है, और दूसरा बाहर एक ये कैथोड डाल दिया है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या बिजली से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि यहां इधर से FeCN6 माइनस माइनस ये आयन गति करेगा पोरस स्पॉट की तरफ, पोरस स्पॉट की तरफ गति होगी इसकी, और Cu प्लस प्लस आयन, Cu प्लस प्लस आयन की गति पोरस स्पॉट से बाहर की ओर होगी। ठीक है, पोरस स्पॉट से बाहर की ओर होगी। और क्या होगा कि यहां आकर के इसमें एक हमारी वही फिल्म जिसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यहां आकर के ये CuSO4 FeCN6 मतलब कॉपर फेरोसाइनाइड के रूप में ये अवक्षेपित हो जाती है। और ये क्रिया जल्दी इसके मुकाबले जल्दी बनती है और अच्छी भी बनती है। परंतु अब एक बात देखिए, यहां पर इसकी गति, फेरोसाइनाइड आयन की गति कॉपर आयन की गति से कम होती है, कॉपर आयन की गति से कम होती है। तो ये जो फिल्म बनेगी इन छिद्रों में बाहर की तरफ बनती है। ठीक है, यदि आपको अंदर की तरफ बनानी है फिल्म तो फिर आपको ये नक्शा बदलना पड़ेगा, और उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कॉपर सल्फेट विलयन बाहर लेना पड़ेगा, और फेरोसाइनाइड आयन माने के पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन इसके अंदर भरना पड़ेगा। तब ये जो फिल्म बनेगी ये अंदर की साइड, उस पात्र के अंदर की साइड में बनेगी। अब ये इतनी मजबूत फिल्म बन जाती है जो कि बहुत बड़ा प्रेशर, लगभग मैं आपको बता दूं कि ये 270 वायुमंडल के साथ, ये 270 वायुमंडलीय दाब सहन कर सकती है। ऐसी मजबूत हमारी ये फिल्म बन जाती है। तो ऐसी फिल्म का ही हम उपयोग करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के स्थान पर या कि अर्धपारगम्य झिल्ली के स्थान पर। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। फिर मैं बता दूं, एक बार आपको रिमेमोराइज करा दूं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा अति सूक्ष्मदर्शी है, या कहें कि सब माइक्रो स्कोपिक नेटवर्क है, छिद्रों का ऐसा नेटवर्क है जिसमें से केवल विलायक के कण तो आर पार हो जाते हैं, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं होते। उन्हें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इस झिल्ली का आगे उपयोग करेंगे, और तब तक के लिए आपका धन्यवाद।